जब कांग्रेस पार्टी से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पूछा गया कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इसको क्यों नहीं ऐड किया है, तो उनका कहना था कि वो हमारे दिल और दिमाग में है, वो मैनिफेस्टो में नहीं है। लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो राहुल गांधी जी से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हो गए। एक बार राहुल गांधी जी ने कहा था ना, राहुल गांधी तुम्हारे दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में नहीं है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया। तो लगता है कि इसी से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया। तो आपने जिंदगी में एक ना एक बार जरूर सुना होगा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है, और यही सेम चीज अभी देखने के लिए मिल रहा है। बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने कैसे दूसरे के लिए गड्ढा खोदा और उसी में आकर वो गिर गए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया और मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कही गई थी, और हमने कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो अभी ये जो कांग्रेस पार्टी ने अपना फुल मैनिफेस्टो रिलीज किया है, तो इस मैनिफेस्टो में ओपीएस के बारे में इन्होंने कहीं पे जिक्र ही नहीं किया है। ओपीएस यानी कि होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसी के बारे में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाया था। जब बीजेपी ओल्ड स्कीम की जगह पे न्यू पेंशन स्कीम लाई थी, यानी कि एनपीएस लाई थी, तब कांग्रेस पार्टी ने खूब हल्ला मचाया था, खूब हो हल्ला किया था इसके ऊपर कि न्यू पेंशन स्कीम क्यों लाया गया। हम लोग अगर चुन कर आते हैं, आप लोग हमें वोट दो, हम अगर चुन कर आते हैं तो हम आपको न्यू पेंशन स्कीम हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके ऊपर बीजेपी का कहना था कि हमने ये जो न्यू पेंशन स्कीम लाया है, ये लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बेनिफिट करेगा, हमारे सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रही थी और वो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे लोगों से वोट चाहते थे, तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस लहरे, जो इलेक्शंस कैंपेन किए, तो वहाँ पर उनका कहना था कि हम जीत कर आएंगे तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम ला कर देंगे। तो ये लोग राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये लोग हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन जीत जाते हैं। अब जब इस ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाता है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसमें ऐसा था कि जो सैलरी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसका जो 50% होता है वो फिक्स्ड अमाउंट एज अ पेंशन के तौर पे उनको मिलता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी है, उसका बेस सैलरी का 10% प्लस 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी, और यही उनका टोटल पेंशन था। अब इस ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैसे पे किए जा रहे थे एज अ पेंशन, तो इसके कारण गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए का लोन लिया। और ऐसे करते करते जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का टोटल लोन था वो इतना बढ़ गया कि वो 80,000 करोड़ रुपए पार कर गया। अब कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया था, उसके कारण हमें इतना ज़्यादा लॉस हुआ, स्टेट को इतना ज़्यादा लॉस हुआ, इतना ज़्यादा लोन लेना पड़ा उस पैसे की भरपाई करने के लिए। और क्योंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे राजस्थान में नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं जीत पाए, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने मैनिफेस्टो से हटा देते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान चीख कर कह रही थी कि बीजेपी वालों ने ओपीएस हटाया है और एनपीएस लाया है, तो हम ओपीएस लाएंगे, हमें आप वोट दो। तो अब जब इनका मैनिफेस्टो रिलीज होता है तो लोग इनसे सवाल पूछने लगते हैं कि भाई तुम तो चिल्ला कर कह रहे थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, अब तुमने अपना जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसके ऊपर चिदम्बरम जी कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे दिमाग में है, वो मैनिफेस्टो में नहीं है, इसको हम बाद में सोचेंगे। राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS, and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received.
लगता है कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स है वो राहुल गांधी जी कुछ ज़्यादा ही प्रेरित है। राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया, वो तुम्हारे दिमाग में, वो मेरे दिमाग में नहीं है। और इसके साथ साथ लगता है सैवरन भाई से भी कुछ ज़्यादा ही प्रेरित है। मैं दिल में तो आता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता। अब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड ना करके एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को ही वोट दिलवा रही है, क्योंकि वो प्रूव कर रही है कि बीजेपी ने जो ओपीएस रिमूव करके एनपीएस लाया था, न्यू पेंशन स्कीम लाया था, बीजेपी वाले सही थे। नॉर्मली कोई व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि भाई जब बीजेपी वाले सही ही कर रहे थे, तुमने उसका विरोध किया और वापस से अब तुम वही काम कर रहे हो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो फिर हम तुम्हें ही क्यों वोट दें, हम बीजेपी को क्यों ना वोट दें। अब इस चीज़ के अलावा, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज की बहुत ज़्यादा चर्चा की है कि हम फ्रीबीज देंगे। अब देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज बांटती है तो इसका मतलब होता है कि वो जो पैसे हैं वो अपने जेब से नहीं देंगे। तो ये जो पैसे हैं वो आपके जेब से ही निकालेंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अगर कोई आपको फ्रीबीज बांट रहा है तो इससे आप सावधान रहना, क्योंकि वो पैसे जो आपको दिए जाएंगे वो वापस आपके जेब से ही निकाले जाएंगे। जितना पैसा आपको मिलेगा नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आपको टैक्स के रूप में देने पड़ जाएंगे। अगर आप किसी को फ्रीबीज दोगे, बार बार उसे पैसे देते रहोगे, तो उसे ये लगेगा कि भाई हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट पैसे दे ही रहा है, उसमें मेरा काम चल ही रहा है, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। इन शॉर्ट की लोगों को आलसी बनाने का ये सबसे अच्छा उपाय है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो भिखारी होता है उसे जब हम पैसे देते हैं तो वो दोबारा भीख ही मांगता है। उसे आप 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपये दे दो, तो भी वो अगले दिन भीख ही मांगेगा, क्योंकि उसे भीख मांगने की आदत हो चुकी है, उसे फ्री के खाने की आदत हो चुकी है। इस पैसे को रेवड़ी के रूप में बांटने से, फ्रीवीज के रूप में बांटने से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है कि इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें कई ज़्यादा गुना बेनिफिट देगा। कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, कोई फैक्ट्री लगा दिया जाए या किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि वो और ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सके, या फिर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाए ताकि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके और लोगों को भी जॉब दे सके, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी, स्टेट और कंट्री को भी फायदा पहुंचा सके। इस रेवरी कल्चर के कारण इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है और महंगाई पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये जो रेवरी कल्चर है, फ्रीबीज कल्चर है, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि लोगों को रेवरी बांटने से और फ्रीबीज बांटने से सतर्क रहना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेवरी बांटा जा रहा है इससे हमारे इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ऑलरेडी कोविड-19 के टाइम पे जो हमने सब्सिडीज़ दी है, हमारी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ दिए हैं, फ्रीबीज दिए हैं, इसके कारण इकोनॉमी पे ऑलरेडी बहुत इफेक्ट पड़ा है। और अगर पॉलिटिशियंस ऐसे ही रेवड़ी बांटते रहेंगे, फ्रीबीज बांटते रहेंगे, तब तो फिर हमारे देश की भलाई होने से रहेगी। अभी जो रेवड़ी कल्चर है, फ्रीबीज कल्चर है, इसका सजेशन, इसके ऊपर रिप्लाई, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो आप दिल्ली वालों से पूछना जो दिल्ली में रहते हैं, जिनको फ्रीबीज मिला था, और उनसे पूछना जो कि कर्नाटका में रहते हैं, जिनको कि फ्रीबीज वादे किए गए थे। और अगर आप में से कोई लोग दिल्ली या फिर कर्नाटका के रहने वाले हैं तो कमेंट करके इस फ्रीबीज के बारे में ज़रूर बताइएगा।